भारत और यूएसए के मध्य सैन्य सुरक्षा समझौते। भारत यूएसए के सहयोग में सैन्य तंत्र को 2001 से महत्व मिला है, क्योंकि 2001 में अमेरिका द्वारा घोषित ग्लोबल वॉर एगेंस्ट टेररिज्म में भारत ने महत्वपूर्ण वैचारिक तथा सामरिक भागीदारी का आधार प्रस्तुत किया है। पिछले 2 दशकों में एशिया प्रांत क्षेत्र में चीन से मिल रही चुनौतियों को प्रतिसंतुलित करने की दिशा में भारतीय सैन्य भागीदारी को यूएसए की विदेश नीति में महत्व मिला है। सामरिक भागीदारी के अगले कदम और एशिया धुरी नीति के केंद्र में भारत को लाया जाना इस प्रक्रिया की शुरुआती प्रयास थे। शुरुआती प्रयास थे शुरुआती प्रयास थे। सामरिक भागीदारी के अगले कदम और एशिया ध्रुवी केंद्र में भारत को लाया जाना इस प्रक्रिया के शुरुआती प्रयास थे। 2002 में सामान्य सैन्य सुरक्षा सूचना समझौता से लेकर 2020 तक बीईसीए की क्रियान्वयन इसका प्रमाण है। 2016 में किया गया LEMOVA लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंड ऑफ एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देशों के सैन्य तंत्र से जुड़े रक्षा उपक्रम, सैन्य सुरक्षा बेस और हवाई अड्डों तथा बंदरगाहों तक एक दूसरे की पहुंच सुनिश्चित हुई है। 2018 में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री स्तर की 2+2 वार्ता के पश्चात संपन्न कोम कासा संचार संगता और सुरक्षा समझौते के अंतर्गत दोनों देश शांति तथा संघर्ष के समय संचार के सुरक्षित नेटवर्क को सैन्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसके माध्यम से भारत में संचार सुरक्षा उपकरणों की प्राप्ति में आसानी होगी। 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट आधारभूत विनिमय एवं सहयोग समझौते के माध्यम से भारत के सुरक्षा तंत्र को अमेरिकी भूस्थानिक सहायता प्राप्त हुई है, जिससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैन्य उपयोग के ड्रोन के नेविगेशन और लक्ष्य भेदन में सटीक जीपीएस सहायता उपलब्ध होगी। क्वेश्चन, भारत व महाशक्तियों के मध्य संबंधों का विवेचन करें। भारत हिमालय राष्ट्र, भारत नेपाल संबंध। दोनों देशों के संबंधों का निर्धारण ऐतिहासिक घटनाक्रम, भू राजनीतिक निकटता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के आदान प्रदान से होता है। नेपाल में राजतंत्र के साथ भारत की वैचारिक सांस्कृतिक निकटता रही है। यद्यपि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत की गई संगोली की संधि के परिणामस्वरूप भू राजनीतिक विभाजन से नेपाल संतुष्ट नहीं रहा है। अतः भारत ने 1950 में नेपाल के साथ संधि करते हुए उसे अनेक रियायतें या सुविधाएं प्रदान की हैं, जिनमें दोनों देशों के मध्य मुक्त सीमा, व्यापारिक आवागमन और आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंधों की निकटता इसे आम बोलचाल में रोटी और बेटी के संबंध के रूप में जाना गया है। भारत की दक्षिण एशिया में प्रभावी उपस्थिति। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को पराजित कर बांग्लादेश का निर्माण करना, सिक्किम के स्नेह स्नेह भारत में विलय और 1974 में भारत के परमाणु शक्ति संपन्न होने जैसे घटनाक्रम ने नेपाल को भारत के प्रभुत्व की नीतियों के प्रति आकंचित किया है। 1990 के दशक में नेपाल का राजनीतिक परिवर्तन प्रारंभ हुआ है और राजशाही के विरुद्ध लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन प्रारंभ हुए। इसी दौरान चीन के माओवाद का नेपाल में प्रसार हुआ है तथा भारत नेपाल 1950 की संधि की समीक्षा और ग्रेटर नेपाल का विचार प्रस्तुत हुआ। ग्रेटर नेपाल नेपाल का वह दृष्टिकोण है जिसमें वह भारत के साथ ऐतिहासिक भू सीमांकन से असंतुष्ट है तथा भारत के पश्चिमी बंगाल, सिक्किम व उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों को नेपाल के भौगोलिक तथा सांस्कृतिक निकटता से जोड़ता है। भारत नेपाल संबंधों में 2015 से विशेष परिवर्तन लक्षित हुए हैं। 2015 में नेपाल में नया संविधान बना, जिसे नेपाल को संघीय गणराज्य धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के रूप में स्थापित किया गया है। इस संविधान में माओवादी दलों का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई दिया। मधेशी समुदाय का असंतोष भी इसी समय देखा गया। भारत नेपाल संबंधों में
मधेसी समुदाय भू सांस्कृतिक पक्ष है जो भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से संबंधित लोग हैं। ये नेपाल के तराई क्षेत्रों में रहते हैं। अधिक आबादी और नेपाल की अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान के बावजूद नए संविधान में इन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। मधेसी समस्या के दो पक्ष प्रमुख हैं। पहला पक्ष जिसमें मधेसी समुदाय भारत के द्वारा अपनाई गई नीति से असंतुष्ट है। भारतीय विदेश नीति में वे स्वयं को अपेक्षित महसूस करता है। इसका दूसरा पक्ष नेपाल सरकार का है जो मधेसी समुदाय के विरोध प्रदर्शन तथा नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी को भारतीय पक्ष से जोड़ते हैं। भारत नेपाल संबंधों में चीन का पक्ष एक विवाद मूलक स्थिति है। चीन हिमालय क्षेत्र में तिब्बत पर नियंत्रण के बाद नेपाल और भूटान पर आधिपत्य रखना चाहता है। नेपाल के राजनीतिक संकट और वहां की दलीय राजनीति में भारत का मुख्य पक्ष चीन का समर्थन है। चीन द्वारा नेपाल को पारगमन की सुविधा देने और नेपाल में अवसंरचना के निर्माण पर निवेश से नेपाल का झुकाव चीन के प्रति हुआ है। हाल ही में नेपाल द्वारा नक्शा कूटनीति का प्रयोग चीन समर्पित कूटनीति प्रतीत होता है। इसमें भारत के काला पानी क्षेत्र पर नेपाल द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। भारत के द्वारा लिपो लेक दर्रा और धारचूला क्षेत्र में सड़क निर्माण परियोजना पर नेपाल ने इसे अपनी संप्रभुता पर हस्तक्षेप बताया है। नेपाल भारत की पड़ोस प्रथम नीति का मुख्य बिंदु है और भारत तथा चीन के मध्य बफर स्टेट के रूप में नेपाल की भौगोलिक अवस्थिति इसे भूसामरिक परिदृश्य प्रदान करती है। पहले गुजराल सिद्धांत में और उसके बाद 2014 से नेपाल को भावात्मक संपर्क देने की कूटनीति और द्विपक्षीय संबंधों में HIT रणनीति राजमार्ग सूचना प्रौद्योगिकी ट्रांसमिशन संचरण प्रस्तुत की गई है। महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना और नेपाल को जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक आपदा के समय मानवीय सहायता उपलब्ध कराना संबंधों के सहयोगी पक्ष रहे हैं। आवश्यक है कि भारत नेपाल के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों की मजबूती के साथ साथ नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम पर जानकारी रखे। नेपाल में राजनीति के माओवादी प्रभाव को प्रतिसंतुलित करना और ग्रेटर नेपाल की भारत विरोधी नीति से नेपाल को मुक्त रखने के लिए द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और SAARC-BIMITEC जैसे क्षेत्रीय मंचों का उपयोग आवश्यक है। भारत भूटान संबंध। भारत और भूटान के संबंधों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार के साथ 1949 की संधि का महत्व है। इस संधि के माध्यम से भूटान के संदर्भ में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के साथ भूटान के विदेश नीति का संचालन भारत के मार्गदर्शन में किए जाने का प्रावधान है। भारत द्वारा भूटान को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर स्थान दिलाया गया है। यूएनओ में भूटान की सदस्यता भारत के ही प्रयासों का परिणाम है। 1971 के भारत पाक युद्ध में भी भूटान भारत के समर्थन में रहा और उसने भारत के बाद बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। भूटान की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भारत द्वारा वित्तीय सहायता और भूटान की सेनाओं को भारतीय सेना द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना सहयोग के प्रारंभिक बिंदु रहे हैं। 2007 में भूटान ने पुरानी मैत्री संधि का रूपांतरण किया जिसमें भूटान की विदेश नीति को स्वायत्तता मिली है। राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर भूटान का शांतिपूर्ण रूपांतरण दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था को दर्शाता है। भारत ने 2014 में भूटान को ध्यान रखते हुए B2B भारत टू भूटान का संदर्भ प्रस्तुत किया। भूटान के साथ जल विद्युत परियोजनाएं जिनमें ताला विद्युत परियोजना महत्वपूर्ण है। भारत और भूटान के संबंधों की गहनता इस तथ्य से प्रस्तुत होती है कि चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव परियोजना में दक्षिण एशिया से भारत और भूटान दोनों ने आपत्ति प्रस्तुत की है। भूटान का सामरिक महत्व भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा के परिदृश्य में महत्वपूर्ण है और 2017 में भारत भूटान और चीन अधिकृत तिब्बत के ट्राई जंक्शन डोकलाम विवाद के साथ मुख्य रूप से प्रस्तुत हुआ है। डोकलाम विवाद से भूटान की प्रभुसत्ता और भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के संदर्भ में उत्तर पूर्वी राज्यों की सुरक्षा संबंधित रही है। अतः भारत ने हार्ड पावर नीति के माध्यम से न केवल चीन का प्रतिरोध किया है वरन भूटान की सुरक्षा का आश्वासन भी भारतीय नीतियों के केंद्र में दिखाई दिया है। परंतु 2021 में चीन ने नया भूमि सीमा कानून बनाया जिसमें भारत तथा भूटान के प्रसंग में
चीन के सीमा विवादों को केंद्र में माना जा रहा है। इस नए कानून से चीन को सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना के निर्माण और सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैन्य तंत्र की उपस्थिति का अधिकार प्राप्त हुआ है। साथ ही भूटान के साथ 1984 से चले आ रहे सीमा विवाद को हल करने के लिए 2021 में 3 स्टेज रोड मैच चीन ने प्रस्तुत किया है, जिसमें चीन एक बड़े भूभाग को छोड़कर भूटान से वह क्षेत्र प्राप्त करना चाहता है जो भारत की उत्तर पूर्वी राज्यों के निकट है। भारत को इस संपूर्ण परिदृश्य को बयान करते हुए क्षेत्रीय संगठनों को मजबूत करना होगा। BBIM बांग्लादेश भूटान इंडिया पारगमन समझौते की क्रिया नीति पर शीघ्रता लाई जाए और भूटान की पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के प्रयास किए जाएं। भारत श्रीलंका संबंधों। क्वेश्चन, भारत श्रीलंका संबंधों में तमिल विवाद को रेखांकित कीजिए। दोनों देशों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधार पर तमिल विषय महत्वपूर्ण है। तमिलों का संबंध भारत में दक्षिण भारतीय सामाजिक परिवेश से है, परंतु श्रीलंका ने 1950 के दशक से ही अपने देश में तमिल बनाम सिंगली प्रसंग को प्रस्तुत किया और श्रीलंका के संसदीय अधिनियमों से भारतीय मूल के तमिलों को मताधिकार एवं नागरिकता विहीन स्थिति में प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि इसके समाधान हेतु नेहरू, कोटलेवाला और शास्त्रीय भंडार नायके समझौता संपन्न हुआ था, परंतु समझौते की शर्तों का श्रीलंका द्वारा पूर्ण रूप से पालन न होने से वहां तमिलों में राज्य विहीन स्तर का सामना करना पड़ा। श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र, विशेषकर जाफ्ता में तमिलों ने स्वायत्तता का आंदोलन प्रारंभ किया। तमिल स्वायत्तता के अंतर्गत तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के द्वारा कार्य किया गया, परंतु 1980 के दशक में श्रीलंका के सुरक्षा बलों द्वारा तमिलों पर अत्याचार और जाफना की आर्थिक नाकेबंदी की गई। इसी दौरान श्रीलंका के तमिलों का एक आतंकी संगठन LTTE का उद्भव हुआ। लिटे ने तमिल स्वायत्तता की मांग छोड़कर तमिलों के लिए पृथक इलम राज्य बनाने का दबाव प्रस्तुत किया। 1987 में भारत द्वारा श्रीलंका के तमिलों को मानवीय सदस्यता देना प्रारंभ किया। जुलाई 1987 में राजीव जयवर्धने समझौता संपन्न हुआ, जिसके अंतर्गत भारतीय सेनाओं द्वारा श्रीलंका में तमिल उग्रवाद का समाधान करने और तमिलों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर कार्य करना था, परंतु इस समझौते के फलस्वरूप भेजी गई भारतीय शांति सेना को नुकसान हुआ और श्रीलंका की सिंगली तमिल निर्जातीय समस्या भारत श्रीलंका संबंधों में विवाद का आधार बन गई। 1990 के दशक से लिट दक्षिण एशिया में आतंकवाद का पर्याय बना। हालांकि नॉर्वे की मध्यस्थता से श्रीलंका सरकार में लिट के मध्य संघर्ष विराम हुआ, परंतु वास्तविक समाधान जाफना और क्लिनोंची से लिट की गतिविधियों के पूर्ण समापन से हुआ। इस समस्या का एक अन्य पक्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में श्रीलंका सरकार के विरोध में लाए गए प्रस्ताव में दिखाई दिया, जिसमें तमिलों पर अत्याचार तथा मानवाधिकार हनन के कारण श्रीलंका सरकार की निंदा की गई। भारत ने भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जिसका एक कारण दक्षिण भारतीय राज्यों का राजनीतिक दबाव भी रहा। इस प्रकार औपचारिक रूप से तमिल समस्या का समाधान दिखाई दिया है, परंतु भारत से तमिलों का सांस्कृतिक जुड़ाव और श्रीलंका की भारत के महासागरीय सामरिक कूटनीति के प्रसंग में विशेष स्थिति से यह समस्या अब भी विद्यमान है। क्वेश्चन, भारत श्रीलंका संबंधों में नवीनतम पक्ष बताइए। दक्षिण एशिया में श्रीलंका की स्थिति भारत की भू राजनीतिक और भू सामरिक मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है। तमिल समस्या, मछुआरे विवाद तथा हिंद महासागर में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव और श्रीलंका द्वारा भारत की तुलना में चीन को दिया गया महत्व। भारत के द्वारा हाल ही के वर्षों में अपनी महासागरीय कूटनीति व ब्लू इकोनॉमी अर्थात समुद्री संस्थानों पर आधारित नीतियों को महत्व दिया गया है। इसके लिए भारत ने श्रीलंका के उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्निर्माण तथा सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। हालांकि श्रीलंका ने भारत जापान श्रीलंका की त्रिपक्षीय परियोजना ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को रद्द करा। हम्बटन टोटा बंदरगाह को चीन के लीज पर दिया गया, परंतु इसके बाद भी भारत श्रीलंका के साथ व्यापारिक क्षेत्रों में उदार नीतियां, शार्क के मंच पर मजबूत भागीदारी तथा श्रीलंका के मछुआरे की आजीविका के संदर्भ में 1974 में दिए गए कच्छ द्वीप टापू पर श्रीलंका के अधिकार को स्वीकार करता है।
हालांकि श्रीलंका में चीन की स्ट्रिंग ऑफ फंक्स रणनीति के कारण श्रीलंका का झुकाव चीन की ओर दिखाई दिया। इसका एक अन्य पक्ष श्रीलंका के राजनीतिक बदलावों पर भी आधारित होता है, परंतु कोविड के दौर में भारत ने दक्षिण एशियाई राष्ट्रों से मानवीय आधार पर नए संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए। भारत और दक्षिण एशिया पश्चिमी एशिया सार्क का परिचय दीजिए। 8 दिसंबर 1985 में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ के रूप में स्थापित दक्षिण एशिया के 7 राष्ट्र प्रारंभिक रूप से शामिल, जिसमें भारत भी कालांतर में अफगानिस्तान 8वें सदस्य के रूप में शामिल। सार्क के उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1, दक्षिण एशियाई क्षेत्र की जनता के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा, सामूहिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि। नंबर 3, इस क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। नंबर 4, आपसी विवादों का समाधान करने के प्रयास। नंबर 5, अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग। नंबर 6, समान हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत करना। सार्क इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय स्थिरता, शांति, विकास, हस्तक्षेप और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर कार्य करता है। 1985 में स्थापित है। क्वेश्चन, सार्क में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए सार्क का मूल्यांकन करें। सार्क में भारत की भूमिका एक बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र की है। साथ ही सार्क भारत की दक्षिण एशिया के संदर्भ में पड़ोस प्रथम नीति का मुख्य प्रतीक है। सार्क के मंचों से भारत में दक्षिण एशिया को स्थिर और मजबूत बनाने तथा इस क्षेत्र की मानवीय और प्राकृतिक समस्याओं का समाधान करने की भूमिका निभाई है। भारत के प्रयासों से ही अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बनता है। भारत इस क्षेत्र में महाशक्तियों की शक्तियों को संतुलित करने का प्रयास करता है तथा इस क्षेत्र को आतंक मुक्त रखने के लिए भारत ने वैश्विक मंचों पर भी सार्क की उपस्थिति को प्रभावी बनाया है। भारत के प्रयासों से सार्क में मुक्त व्यापार स्पाठा दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया है। साथ ही भारत ने सार्क के सम्मेलनों के नियमित आधार पर आयोजित होने तथा द्विपक्षीय विवादों को सार्क के मंच पर प्रस्तुत न किए जाने के भी प्रयास किए हैं। NS संवाद पर्यावरण सम्मेलन WTO, SS संवाद NAM सार्क। भारत ने सार्क को अपनी विदेश नीति में यथोचित स्थान नहीं दिया। भारत ने सार्क के सदस्य देशों से अपने द्विपक्षीय विवादों को सुलझाने में जो प्रयास किए उनमें विलंब दिखाई दिया है। इस प्रकार सार्क राष्ट्रों में भारत की अनुकूल छवि के स्थान पर प्रभुत्ववादी छवि निर्मित हुई है, जिसका निराकरण भारत नहीं कर सका और इसलिए सार्क इसमें क्षेत्रीय संगठनों यथा आसियान के समान प्रभावी नहीं हो सका। सार्क की स्थापना के 3 दशक से ज़्यादा समय हो जाने के बाद भी यह प्रभावी संगठन नहीं बन सका। राष्ट्रों के आपसी द्विपक्षीय विवादों को इस संगठन में सुलझाया नहीं जा सका, बल्कि द्विपक्षीय विवादों के कारण इस संगठन के सम्मेलन और बैठकें भी स्थगित किए जाते रहे हैं। सार्क के सदस्य राष्ट्र महाशक्तियों USA और चीन के साथ सैन्य गुट में शामिल होने से इस क्षेत्र का निर्गुट आंदोलन पर भी प्रभाव कमजोर हुआ है। आतंकवाद जैसे विषयों पर सार्क के सदस्य राष्ट्रों में मतभेद दिखाई देते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग को भी सार्क से मजबूती नहीं मिली है। हाल के वर्षों में सार्क का विस्तार म्यांमार तथा पश्चिम एशिया में ईरान तक किए जाने की मांग उठना, बिम्स्टेक तथा संघाई सहयोग संगठन में सार्क राष्ट्रों की भागीदारी भी इस संगठन की कमजोरी का सूचक है। क्वेश्चन, अफगानिस्तान संकट को समझाइए। अफगानिस्तान के वर्तमान परिदृश्य का भारतीय विदेश नीति के प्रसंग में महत्व बताइए। पश्चिमी एशिया के भू राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट कीजिए। ईरान और भारत के संबंध स्पष्ट करें। सीरिया संकट को समझाइए। ट्रायोन यूएनए के उच्च 3 सचिव हैं। CS गुट 1917-1945 प्रथम चरण, 1946 से 1953 द्वितीय चरण, 1954 से 1961 तृतीय चरण, 1963 से 1979 चतुर्थ चरण। अफगानिस्तान संकट। अफगानिस्तान की भू राजनीति इस मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के संदर्भ में महत्व प्रदान करती है।
अफगानिस्तान में 1979 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप से शीत युद्ध को एशिया में स्थापित किया और अफगानिस्तान महाशक्तियों की भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन गया। नंबर 3, अमेरिका से आर्थिक सहायता द्वारा अफगानिस्तान में स्थानीय विद्रोही समूह निर्मित किए गए जिनका उद्देश्य सोवियत संघ पर छापामार हमले करना था। नंबर 4, अमेरिका की इस नीति ने अफगानिस्तान में जिस स्थानीय एकजुटता को प्रदर्शित किया गया है वह तालिबान विचारधारा के रूप में अस्तित्व में आई है। मूलतः छात्र आंदोलन के रूप में प्रचलित तालिबान इस्लाम की विचारधारा के प्रसार से प्रभावित रहा है। नंबर 5, सोवियत संघ की अफगानिस्तान से पुनर्वापसी से उत्पन्न शक्ति शून्यता महाशक्ति का किसी क्षेत्र से निकल जाना को भरने में तालिबान सफल रहा है और 1996 में अफगानिस्तान में इसकी सत्ता स्थापित हुई। नंबर 6, 1990 के दशक में अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म से पश्चिमी एशिया पर अपना प्रभाव स्थापित किया और चूंकि तालिबान अमेरिकी नीतियों का ही परिणाम था अतः अमेरिका भी अफगानिस्तान से अलग रहा। नंबर 7, तालिबान की एक शाखा अल कायदा के रूप में विकसित हुई और 2001 में अमेरिका पर आतंकी घटनाक्रम किए गए। अक्टूबर 2001 में यूएसए ने ग्लोबल वॉर एगेंस्ट टेररिज्म तथा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को प्रारंभ किया। नंबर 8, यूएसए द्वारा 20 वर्षों तक अफगानिस्तान में वहां के पुनर्निर्माण तथा लोकतंत्र की स्थापना का कार्य किया गया, परंतु 2017 से यूएसए के द्वारा संरक्षणवाद की नीतियों पर बल देने के कारण अफगानिस्तान से यूएसए की वापसी का प्रस्ताव रखा गया। इसके संदर्भ में यूएसए और तालिबान प्रतिनिधियों के महत्व के मध्य 2020 में ऐतिहासिक दोहा समझौता हुआ जिसके अनुसार यूएसए की अफगानिस्तान से पुनर्वापसी सुनिश्चित हुई। नंबर 9, अगस्त 2021 में अमेरिका की पुनर्वापसी और तालिबान की सत्ता में वापसी के साथ ही अफगानिस्तान में गैर राजनीतिक मान्यता तालिबान का आतंकवादी घटनाओं से जुड़ा इतिहास अफगानिस्तान में लोकतंत्र के अभाव और तालिबानियों पर अत्याचार महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न जैसे संकट प्रस्तुत हुए। अफगानिस्तान का वर्तमान संकट इस क्षेत्र में महाशक्तियों की भू राजनीतिक एवं भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। 1992 में सोवियत संघ के हस्तक्षेप का प्रतिकार करने के लिए अमेरिकी सहायता से तालिबान को दिया गया प्रोत्साहन कालांतर में तालिबान समर्थित अल कायदा से अमेरिका को प्राप्त आतंकी चुनौती और अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में शांति रक्षक भूमिका को संभालना है। परंतु 2021 में यूएसए की वापसी के पश्चात अफगानिस्तान में तालिबान पुनः सत्ता के केंद्र में है। इस कारण अफगानिस्तान की वर्तमान तालिबान सरकार को राजनीतिक मान्यता देने पर संचय तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में मानव अधिकारों का हनन, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वर्तमान में अभाव, अफगानिस्तान में मानवीय आवश्यकता के संसाधनों की अत्यधिक कमी के कारण संकटपूर्ण परिदृश्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि सोवियत रूस द्वारा मास्को फॉर्मेट और भारत द्वारा दिल्ली घोषणा पत्र तथा सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों से इस समस्या को सुलझाने के लिए निरंतर संवाद किए जा रहे हैं। उदारवादी इस्लाम, इस्लाम में मानवीय मूल्य व मध्य एशिया लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। भारत व अफगानिस्तान संबंध, भारत के अफगानिस्तान से भू राजनीतिक और भू सामरिक हित संबंधित हैं। इस कारण भारत अफगानिस्तान में सदैव विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप का विरोध करता है। 2001 से भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में सहायता दी और अफगानिस्तान के वर्तमान संकट, अमेरिका की वापसी और तालिबानी सत्ता का केंद्र में आना के संदर्भ में नवंबर 2021 में दिल्ली घोषणा पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें रूस, ईरान, मध्य एशिया के साथ एक संयुक्त दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ। नंबर 1, अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास को प्रोत्साहन। नंबर 2, वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना। अफगानिस्तान की भूमिका, आतंकी गतिविधियों में उपयोग कर पर रोक, किसी भी प्रकार के आतंक की निंदा। नंबर 5, किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ सहयोग। अफगानिस्तान में जनप्रिय सरकार का गठन। अफगानिस्तान में यूएनए की भूमिका से अपेक्षा। अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक महिलाओं तथा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करना। नंबर 9, कोविड के संदर्भ में मानवीय सहायता। नंबर 10, अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मानवीय सहायता, ऐसे संवाद जारी करने की प्रतिबद्धता। नंबर 12, अफगानिस्तान के परिदृश्य पर निरंतर ध्यान रखना और सहायता प्रदान करना। पश्चिम एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक परिदृश्यों का विकास कुछ कारणों से हुआ है। नंबर 1, पश्चिम एशिया में औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा किए गए भू राजनीतिक और भू सांस्कृतिक बदलाव ओटोमन साम्राज्य का संदर्भ है।
नंबर 2, पश्चिमी एशिया में इस्लामिक विचारधारा में अंतर विरोध, सिया सुन्नी विवाद यथा सऊदी अरब और ईरान के मतभेद हैं। नंबर 3, इस क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस का संदर्भ जिस पर अधिकार के लिए महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध से चली आ रही है। नंबर 4, पश्चिमी एशिया में इसराइल के रूप में पश्चिम समर्थित यहूदी राष्ट्र जो अरब एकजुटता की विरोधी हैं। अरब तथा इसराइल के मध्य 1948, 1956, 1967, 1973 के युद्ध स्वेज संघर्ष हैं। इस क्षेत्र में 2013 से इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के रूप में आतंकी संगठन का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसने अरब राष्ट्रों में गुटबाजी तथा महाशक्तियों के हस्तक्षेप को और मजबूत किया है, जैसे सीरिया, ईरान, रूस का गठबंधन तथा सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका का गठबंधन। क्वेश्चन, चाबाहार परियोजना को भारत ईरान संबंधों ने रेखांकित कीजिए। चाबाहार की भू राजनीतिक स्थिति इसके महत्व का निर्धारण करती है, क्योंकि इसके माध्यम से मध्य एशिया और मध्य पूर्व तक प्रभाव प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत और ईरान ने 2016 में चाबाहार बंदरगाह के विकास के लिए समझौता हुआ है। इसके माध्यम से भारत न केवल ईरान से अपने संबंधों को मजबूत करना चाहता है, बल्कि चाबाहार के निकट गवादर पोर्ट पर चीन पाक आर्थिक गलियारे के संदर्भ में चीन को प्रति संतुलित करना चाहता है। इसके लिए भारत ने उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे में भी चाबाहार को महत्व दिया है, क्योंकि INSTC एशिया और यूरोप को जोड़ने की भारत, रूस और ईरान की संयुक्त परियोजना भारत इसके माध्यम से चीन के OBOR प्रोजेक्ट का प्रत्युत्तर देना चाहता है। साथ ही चाबाहार के माध्यम से अफगानिस्तान समेत मध्य एशिया के अन्य देशों तक भारत अपनी उपस्थिति बढ़ाकर अपने भूसामरिक हितों को मजबूत करना चाहता है। दिसंबर 2021 में भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान का त्रिपक्षीय संयुक्त सम्मेलन इस विषय पर आयोजित हुआ, जिसमें एक बंदरगाह के समीप राजमार्गों के विकास पर बल दिया गया। इसके अलावा भारत इस परियोजना को अफगानिस्तान में अपने पुनर्निर्माण कार्यक्रमों से जोड़कर भी देखता है, जिससे इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास बना रहे। ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम के कारण लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों तथा अमेरिकी प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत ने इस परियोजना के क्रियान्वयन में स्थिरता दिखाई। साथ ही भारत के घरेलू राजनीतिक विषयों जैसे नागरिकता संशोधन कानून, भारत की विदेश नीति में इजराइल को मिले महत्व के कारण भारत और ईरान के संबंधों में एक अंतराल प्रस्तुत हुआ। इसी दौरान चीन ने ईरान में आर्थिक निवेश के लिए समझौता किया। अतः इस वर्तमान परिस्थिति में ईरान का चाबाहार बंदरगाह भारत के लिए बहुपक्षीय महत्व से युक्त है। पश्चिम एशिया में सीरिया संकट को बताइए। क्वेश्चन, सीरिया संकट का पृष्ठभूमि में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया का उदय 2013 में के मध्य पूर्व में अरब वसंत के परिणाम स्वरूप लोकतांत्रिक प्रणालियों और कट्टरतावाद के मध्य संघर्ष तथा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम से लेकर इराक में सद्दाम हुसैन के पतन और 2011 में अमेरिका की इस क्षेत्र से पुनर्वापसी। सीरिया संकट के अंतर्गत पश्चिम एशिया में महाशक्तियों के भूसामरिक हित संबंधित हैं, जहां अमेरिका, सऊदी अरब तथा टर्की में एक गुट बनाया, क्योंकि टर्की और सऊदी अरब इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों का संरक्षण करते हैं। वहीं सीरिया तथा ईरान को सहयोग देकर रूस इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाकर मध्य पूर्व के प्रसंग में शीत युद्धकालीन महत्वता प्राप्त करना चाहता है। सीरिया में महत्व महाशक्तियों की सामूहिक कार्रवाई को ISIS का विरोध बताया गया है, परंतु इससे सीरिया में जन सामान्य को भारी क्षति पहुंची है। इसके कारण पश्चिम एशिया में शरणार्थी संकट उपस्थित हुआ है, जिसने यूरोप को भी प्रभावित किया है। यूरोप के राष्ट्र शरणार्थी मुद्दे पर विभाजित विचार रखते हैं, जिसके कारण ये शरणार्थी अमानवीय संकट और मानव तस्करी से पीड़ित हैं। आतंकवाद को परिभाषित कीजिए। हिंसा का व्यापक, संगठित और नियोजित रूप में प्रयोग, जिसमें सैनिक और नागरिक विध्वंस शामिल है। क्वेश्चन, आतंकवाद के प्रकार बताइए। वामपंथी आतंकवाद सामाजिक परिवर्तन के नाम पर बनाई व्यवस्थाओं के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष के विचार से प्रेरित। इस्लामिक आतंकवाद मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में इस्लाम की शिक्षाओं के साथ कट्टरपंथी विचारधारा का समावेश, जो धर्म युद्ध या जिहाद के विचार से प्रेरित।
साइबर आतंकवाद किसी देश के सूचना तकनीक से जुड़े विषयों पर अनाधिकृत प्रभाव और उन तकनीकी व्यवस्थाओं को भारी मात्रा में अवरुद्ध करना यह आतंकवाद का नवीन प्रकार है और देशों की सुरक्षा के समक्ष गैर परंपरागत खतरों के रूप में जाना जाता है। नार्को आतंकवाद मादक पदार्थों की तस्करी और इससे संबंधित लोगों तथा धनराशि को आतंकवादी समूह के लिए उपयोग में लाना यह कार्य संगठित अपराधवाद की श्रेणी में भी शामिल होता है और इस कारण यह आतंकवाद की फंडिंग के संदर्भ में महत्व रखता है। वित्तीय आतंकवाद किसी देश को मौद्रिक व्यवस्था को असंतुलित करना, जैसे नकली मुद्रा का संचालन बढ़ा देना। नाभिकीय आतंकवाद आतंकी मुद्दों तथा परमाणु हथियारों की उपलब्धता इराक तथा ईरान के संदर्भ में उनके परमाणु कार्यक्रमों पर निगरानी का प्रयोजन रखा गया है। इस क्षेत्र में आतंकी समूह तथा परमाणु हथियार उपलब्ध न हो। लोन वुल्फ आतंकवाद यह आतंकवाद का एक नवीन स्वरूप है जिसमें एक व्यक्ति स्वयं अपने संसाधनों की सहायता से किसी देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर हिंसक कार्यों को प्रस्तुत करता है, जैसे किसी मेले में की गई गोलाबारी। राज्य प्रायोजित आतंकवाद किसी देश की सरकार द्वारा वित्तीय मानवीय और सैन्य समर्थन से आतंकवाद प्रस्तुत करना, जैसे भारत में जैश ए मोहम्मद तथा लश्कर ए तैयब की गतिविधियों का पाक प्रायोजित होना। आतंकवाद के कारण, प्रभाव और नियंत्रण के उपाय। क्वेश्चन, आतंकवाद के कारण। नंबर 1, किसी व्यवस्था में अस्थिरता के कारण असंतुष्ट समूह में विद्रोह की भावना। नंबर 2, किसी व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक और निर्जातीय कट्टरता के विचार का उदय। नंबर 3, किसी क्षेत्र में संसाधनों पर नियंत्रण के लिए एक से ज्यादा समूहों की शक्ति प्रतिस्पर्धा। नंबर 4, महाशक्तियों द्वारा किसी क्षेत्र विशेष में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की प्रवृत्ति। आतंकवाद के प्रभाव। नंबर 1, व्यापक पैमाने पर मानवीय संसाधनों की क्षति। नंबर 2, अस्थिरता और असंतुलन का उदय। नंबर 3, समुदायों में पारस्परिक अविश्वास तथा भय में वृद्धि। राष्ट्रों के सुरक्षा परिदृश्य में आतंकवाद के निवारण पर अतिरिक्त संसाधनों के उपयोग करने की चुनौती प्रस्तुत होना। विश्व व्यवस्था के आदर्शवादी निर्माण में बाधा। आतंकवाद नियंत्रण के प्रयास। वैश्विक मंच जैसे यूएनओ के द्वारा पास किए जाने वाले प्रस्ताव। नंबर 2, सुरक्षा परिषद के मंच से सैनिक कार्रवाइयों तथा आर्थिक प्रतिबंधों के प्रस्ताव। नंबर 3, आतंकवाद से पीड़ित क्षेत्र विशेष के राष्ट्रों द्वारा सामूहिक सुरक्षा प्रयास जैसे सूचनाओं के आदान प्रदान और सैन्य अभ्यास। नंबर 4, देशों के राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तीय पोषण पर रोक। नंबर 5, वैश्विक शांति और संतुलित विकास की नीतियां प्रस्तुत करना जिससे देशों की आंतरिक समस्याओं का समाधान हो सके तथा कोई भी वर्ग असंतुष्ट होकर आतंकी समूह से न जुड़े। दक्षिण पूर्वी एशिया। क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति में दक्षिण पूर्वी एशिया का महत्व बताइए। आंसर, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ भारत की भू राजनीतिक निकटता और भू सांस्कृतिक संबंधों की स्थिति विद्यमान रही है। यद्यपि शीत युद्ध के दौरान इस क्षेत्र में अमेरिका तथा चीन के प्रभाव होने एवं भारत के कूटनिरपेक्ष संदर्भ तथा भारत के राष्ट्रीय हित में सोवियत संघ से निकटता के कारण भारत इस क्षेत्र में प्रभावी नहीं रहा है, परंतु 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के अमेरिकी नेतृत्व में विकसित हुई है। नई विश्व व्यवस्था में भारत अपने आर्थिक विकास के उद्देश्यों के साथ इस क्षेत्र के निकट आया है। पूर्व की ओर देखो नीति से लेकर वर्तमान की एक्ट ईस्ट नीति तक भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता गया है। भारत ने इस क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता दी और यहाँ के प्रमुख क्षेत्रीय संगठन आसियान को अपनी ईस्ट नीति का केंद्र बनाया। 1992 में संवाद सहयोगी, 1996 में आसियान क्षेत्रीय मंच पर स्थान और 2002 से आसियान के साथ शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण रहे। आसियान ने जैसे जैसे अपनी भागीदारी को पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व तक विस्तारित किया, भारत भी इन देशों से संबंध स्थापित करने लगा है, जिसका मुख्य प्रमाण आसियान सम्मेलनों के साथ भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आयोजित होना भी रहा है। इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के संदर्भ में भारत अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ओशियाना देशों की नीतियों का केंद्र बना है। अमेरिका की एशिया धुरी नीति में भारत का प्रवेश, क्वेड में भारत की भागीदारी इस तथ्य के प्रमाण है। भारत इस क्षेत्र में व्यापार, संस्कृति, पारगमन और संचार जैसे क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ा रहा है। साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के
अब संरचनात्मक विकास तथा उन क्षेत्रों में अलगाववादी उग्रवाद का समाधान करने में भी यह क्षेत्र भारतीय नीतियों का केंद्र है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट तथा भारत म्यांमार थाईलैंड की त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना और मेकोंग गंगा सहयोग इस क्षेत्र में मुख्य उपलब्धियां रही हैं। आसियान थीम समन्वित दृष्टिकोण। आसियान का परिचय। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ के रूप में आसियान की स्थापना 5 राष्ट्रों द्वारा 1967 में की गई। कालांतर में इसमें क्षेत्र के अन्य राष्ट्र शामिल होने से यह सदस्य संख्या 10 हो गई। आसियान का उद्देश्य साझा मूल्य, साझा संस्कृति और साझा दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस क्षेत्र का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास तीव्र करना, द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौतों को बढ़ावा देना, क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा संतुलित विकास को प्रोत्साहन देना है। वैश्विक मंचों पर एक सामूहिक आवाज के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करना, क्षेत्र में शक्ति संघर्षों की रोकथाम, समुद्री सुरक्षा को महत्व देना है। भारत आसियान संबंध। भारत और आसियान के मध्य निर्धारित होने वाले संबंध आर्थिक तथा सांस्कृतिक आधार पर महत्वपूर्ण है। भारत के द्वारा इस क्षेत्र में सदैव सामूहिक प्रयासों से समस्याओं के समाधान को प्रस्तुत किया गया है। 2021 में भारत ने इस क्षेत्र में कोविड के संदर्भ में मानवीय सहायता देने, समुद्री सुरक्षा को प्रोत्साहन तथा इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमों का पालन करने तथा आसियान देशों के साथ व्यापार की वृद्धि तथा पर्यटन सर्किट जैसे क्षेत्रों पर सहयोग को रेखांकित किया है। भारत के द्वारा आसियान के सदस्य राष्ट्र म्यांमार के राजनीतिक संकट और शरणार्थी समस्या के समाधान पर संवेदनशील और त्वरित प्रयासों का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। भारत और म्यांमार। क्वेश्चन। म्यांमार का वर्तमान संकट, रोहिंग्या, शरणार्थी और भारतीय पक्ष को स्पष्ट कीजिए। म्यांमार भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति का समन्वय बिंदु है। साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के निर्यातीय सुरक्षा पक्षों को भी यह प्रभावित करता है। म्यांमार में वर्तमान संकट वहां लोकतांत्रिक सरकार का सेना द्वारा तख्ता पलट के कारण है, जिसमें म्यांमार की निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया है। इस देश में सैन्य तंत्र को संविधान के माध्यम से स्थान प्राप्त है, परंतु इस प्रकार से निर्वाचित सरकार को हटा देना इस क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और मूल्यों को कमजोर करेगा। साथ ही सैन्य तंत्र की उपस्थिति इस क्षेत्र में चीन तथा उत्तरी कोरिया के प्रभाव और सैन्य सहयोग में वृद्धि के रूप में भी परिवर्तित हो सकती है, जिसके कारण आसियाना देशों के सामूहिक प्रयासों और दक्षिण चीन सागर में अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना तथा भारत और म्यांमार के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक संबंधों को विपरीत रूप में प्रभावित कर सकता है। म्यांमार की एक अन्य समस्या वहां से दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों की तरफ जाने वाले रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों के संबंध में है। म्यांमार में इन्हें नागरिकता विहीन किया गया है। म्यांमार इनका संदर्भ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय म्यांमार में अवैध घुसपैठियों के रूप में प्रस्तुत करता है। रोहिंग्या समस्या शरणार्थी समस्या के रूप में होने के साथ भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में संसाधनों पर मार, स्थानीय निवासियों से संघर्ष, जनांकीय असंतुलन के रूप में विवादग्रस्त है। भारत की आंतरिक राजनीति में भी रोहिंग्या समर्थन विवादपूर्ण स्थिति में है। बांग्लादेश के साथ भी भारत के संबंधों में रोहिंग्या समुदाय के पुनर्वास का विषय विचाराधीन है। यद्यपि भारत के द्वारा शरणार्थियों से संबंधित संधि को स्वीकार नहीं किया गया है, परंतु मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र और भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों में अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन रोहिंग्या समस्या पर मानवीय दृष्टिकोण की अपेक्षा करता है। भारत जापान। क्वेश्चन। भारत की पूर्वी एशियाई विदेश नीति में भारत जापान संबंधों को प्रस्तुत कीजिए। दोनों देशों के संबंध शीत युद्ध काल में निर्धारित होने लगे थे और 1958 में भारत के द्वारा जापान को विशिष्ट राष्ट्र का दर्जा दिया गया और जापान ने भारत को सरकारी विकास सहायता OFD देना प्रारंभ किया गया। यद्यपि इस दौर में भारत में सोवियत संघ के प्रभाव से मिश्रित अर्थव्यवस्था, जबकि जापान में अमेरिकी प्रभाव से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के कारण आधारभूत अंतर देखे गए हैं। साथ ही पुर्तगाल से गोवा को मुक्त कराने के लिए चलाए गए सैनिक अभियान और 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण को जापान ने परमाणु अप्रसार के उद्देश्यों के विपरीत माना। साथ ही वियतनाम और अफगानिस्तान में राजनीतिक संकट पर भी भारत और जापान के दृष्टिकोण अलग रहे। इसके बावजूद 1988 में जापान में भारत महोत्सव का आयोजन
और भारत की विकास परियोजनाओं को जापान से सहायता प्राप्त हुई है। शीत युद्धोत्तर विश्व में भारत की आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने संबंधों को बेहतर बनाया। जापान से 2011 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA संपन्न किया गया। जापान द्वारा भारत के अवसंरचनात्मक परियोजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन इत्यादि में सहयोग किया जा रहा है। चीन के इस क्षेत्र में प्रभाव के कारण एशिया में अमेरिकी विदेश नीति का केंद्र जापान और भारत का सहयोग है, जिसे चतुष्कोणीय सुरक्षा गठबंधन के रूप में देखा गया है। दोनों राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विस्तार हेतु G4 इंडिया, जापान, ब्राजील में भी शामिल है और वर्तमान कोविड परिदृश्य में चिकित्सीय एवं मानवीय सहयोग में भी प्रयत्नशील है। शीत युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका। राष्ट्र राज्य भौगोलिक भूखंड प्लस संप्रभुता प्लस समरूपता में संस्कृति सभ्यताएं। दक्षिण पूर्वी एशिया सुदूर पूर्व क्षेत्रीय संगठन व पर्यावरण RCEP क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता मुक्त व्यापार समझौते के लिए 15 नवंबर 2020 को हस्तांतरित समझौते। इसमें आशियाना के 10 सदस्य राष्ट्र चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल रहे। RCEP का विचार 2011 में आशियाना शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत हुआ। यह क्षेत्र वैश्विक GDP का लगभग 1/3 हिस्सा प्राप्त करता है। RCEP के संबंध में भारत के द्वारा प्रारंभ में सहमति प्रस्तुत की गई, परंतु 2020 में भारत द्वारा इस समझौते से अलग रहने का निर्णय लिया गया। निश्चित रूप से RCEP के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में व्यापक बाजारों तक अपने उत्पादों को पहुंचाया जा सकता है, परंतु इस क्षेत्र में भारत का द्विपक्षीय व्यापार हानिपूर्ण रहने और आयात शुल्क में कटौती होने से भारत के कृषि, डेयरी उत्पाद और सूक्ष्म तथा लघु इकाइयों को हानि पहुंचाने का अनुमान था। यद्यपि भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र बिंदु आसियान और हिंद प्रशांत क्षेत्र के रणनीतिक साझेदारों के द्वारा इस समझौते में शामिल होना और चीन का इस समझौते में प्रधान स्थिति रखना भारत के लिए एक नए प्रकार की भूसामरिक चुनौती प्रस्तुत कर सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आसियान का दृष्टिकोण। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियाना मुक्त व्यापार और सामूहिक परिवहन की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखना चाहता है। इस कारण आसियाना ने निरंतर इस क्षेत्र के राष्ट्रों से अपने संबंधों में वृद्धि की है। पूर्वी एशिया और सुदूर पूर्व के राष्ट्रों को आसियाना के मंचों में संवाद, सहयोगी और शिखर सम्मेलनों का भागीदारी बनाया गया है, जिसका एक बड़ा प्रमाण पूर्वी एशिया का शिखर सम्मेलन है। यद्यपि इस क्षेत्र में चीन का विस्तारवाद व आसियाना देशों से उसके विवाद के कारक आसियाना इस क्षेत्र में सदैव नियम निर्धार आधारित क्षेत्रीय संरचना पर बल देता है, जिसका तात्पर्य समुद्रों में संचालन की स्वतंत्रता और संसाधनों पर उपयोग के अंतर्राष्ट्रीय अभिसमों को स्वीकार करने से है। आसियाना इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैनिक प्रतिस्पर्धा को उचित नहीं मानता है और इस क्षेत्र को आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर विकसित करना चाहता है। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन, साउथ अफ्रीका। यह एक क्षेत्रीय आर्थिक संघ के रूप में ब्रिक्स वैश्विक आबादी का 40% और वैश्विक GDP का 1/4 हिस्सा प्रस्तुत करता है। यह संगठन विश्व की उन अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है जो संभावनाओं से युक्त और विकसित तथा विकासशील के मध्य संपर्क बिंदु है। इसकी संकल्पना वैश्विक वित्तीय संस्थानों IMF, विश्व बैंक की संरचना और प्रक्रिया में सुधार तथा वैश्विक आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए उदारवादी आर्थिक व्यवस्था को संरक्षित करना है। उद्देश्य बहुपक्षीय स्थिर विश्व व्यवस्था का निर्माण, राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए समावेशी संस्थान की भूमिका निभाना, वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सकारात्मक परिवर्तन लाना, सदस्य राष्ट्रों से जुड़ी आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। ब्रिक्स के उद्देश्यों को निर्माण, प्रत्युत्तर क्षमता, समावेशी सामूहिक प्रयास, समाधान पर केंद्रित किया गया है। 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन का विषय निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के मध्य सहयोग
इस सम्मेलन में भारत के द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ब्रिक्स के मंच पर पहली बार बहुपक्षीय व्यवस्था की मजबूती पर विचार किया गया है। इसी में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया गया है। अफगानिस्तान में समावेशी अंतर अफगान वार्ता पर बल दिया गया। म्यांमार और सीरिया के संघर्ष तथा कोरिया में तनाव पर विचार, सुरक्षा परिषद समेत यूएनओ में सुधार और आतंकवाद के विरुद्ध साझा कार्रवाई, कोविड वैक्सीन के उत्पादन में वृद्धि और इसके लिए डब्ल्यूटीओ के मंच पर बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापारिक पक्षों पर छूट प्राप्त करना। इसी प्रकार कोरोना महामारी के उद्गम का पता लगाना और इसके लिए वैज्ञानिक, पारदर्शी, समयबद्ध और राजनीतिक प्रक्रिया अपनाने का समर्थन। भारत द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड में भागीदारी के बावजूद भारत ब्रिक्स के लिए प्रतिबद्ध है। G20 यूरोपियन यूनियन और 19 देशों से बना G20 का गठन 1999 में किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक विकास, सतत विकास को प्रोत्साहन, राजनीतिक स्थिरता और भ्रष्टाचार निवारण। G20 में वैश्विक आबादी की 3/4 हिस्सा और वैश्विक GDP का 80% से अधिक शामिल है। 2008 की आर्थिक मंदी के पश्चात यह माना गया है कि G20 एक महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण की भूमिका निभाएगा। इसलिए G20 के विविध सम्मेलनों में इसके कुछ प्रमुख पक्ष प्रस्तुत हुए हैं, जैसे वैश्विक मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन, आर्थिक नीतियों में संरक्षणवाद का विरोध, मनी लॉन्ड्रिंग एवं कर चोरी करने के प्रयास, आर्थिक विकास का स्तर बढ़ाना। अक्टूबर 2021 में G20 की बैठक, जिसमें रोम घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन का लक्ष्य पीपुल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी था और इस सम्मेलन का एजेंडा आर्थिक सुधार, जलवायु परिवर्तन, महामारी की रोकथाम और करों की दरों में कमी। इस सम्मेलन में G20 जलवायु जोखिम एटलस जारी किया गया, जिसका उद्देश्य इन देशों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी सूचनाओं और आंकड़ों को साझा करना है। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के समाधान पर 2025 तक प्रत्येक 100 बिलियन का कोष प्रस्तुत करना है। COP 26 के संदर्भ में G20 राष्ट्रों से रोडमेप बनाने का आग्रह, कोविड वैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को WSO के माध्यम से मजबूत कराना। भारत द्वारा इस सम्मेलन में G20 देशों को आर्थिक प्रसंगों में लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकास और वैश्विक वित्तीय ढांचे को अधिक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष बनाना। 2022 तक भारत के द्वारा वैक्सीन असमानता को दूर करते हुए वैक्सीन के अनुसंधान, निर्माण और नवाचार तथा 5 बिलियन से अधिक वैक्सीन उत्पादन का लक्ष्य और इस प्रसंग में वन अर्थ वन हेल्थ का दृष्टिकोण प्रस्तुत। यूरोपीय संघ के निर्माण की पृष्ठभूमि शीत युद्ध काल में प्रारंभ हो गई थी। 1951 से 1957 तक यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय, यूरोपियन आर्थिक समुदाय और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय इसके प्रारंभिक रूप थे। EU के निर्माण में शीत युद्ध के समापन और सोवियत संघ के विघटन से तीव्रता रही। EU का उद्देश्य उन सभी विवादों को दूर करना था जिन्होंने यूरोप को विभाजित किया। अतः वैश्वीकरण में EU पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के राजनीतिक एकीकरण से प्रेरित रहा। EU ने साझी संस्थाएं जैसे यूरोपीय परिषद और साझी मुद्रा जैसे यूरो का भी प्रारंभ किया। EU में सदस्यता के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जैसे लोकतांत्रिक शासन, मानव अधिकारियों के संरक्षण, बेहतर रिकॉर्ड और राजकोषीय अनुशासन, जिन्हें कोपेनहेगन मापदंड कहा गया है। यूरोपीय संघ जिस पिछले कुछ वर्षों से आंतरिक समस्याओं से प्रभावित हुआ है, जैसे यूरोजोन का आर्थिक संकट, यूरोपीय देशों में पश्चिमी एशिया के शरणार्थी संकट पर मतभेद, पूर्वी यूरोप के देशों का सोवियत संघ की ओर झुकाव, EU में ब्रिटेन, फ्रांस तथा जर्मनी के मध्य नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा, ब्रेक्जिट द्वारा ब्रिटेन का EU से बाहर निकलना और यूरोपीय देशों में आतंकवाद का बढ़ता हुआ खतरा। यूरोपीय संघ के साथ भारत के वर्तमान संबंध 1994 के समझौते से निर्धारित हुए हैं। यद्यपि वर्ष 2000 से इन संबंधों की तीव्रता भारत यूरोपीय संघ बैठक से देखी जाती है। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी रहा है। दोनों में लोकतांत्रिक प्रणालियां, बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना,
आतंकवाद का निराकरण सहयोग के साझा बिंदु हैं। मई 2021 में भारत EU शिखर बैठक में दोनों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौता बीटा तथा समग्र व्यापार समझौते पर विचार किया गया। दोनों के मध्य पर्यावरण पर पेरिस समझौते के लक्ष्य प्राप्त करने और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन CDRI के सहयोग से और WTO में वैक्सीन से संबंधित पेटेंट पर बौद्धिक संपदा अधिकार में छूट के लिए भारत द्वारा रखे गए प्रस्ताव पर EU के समर्थन की अपेक्षा की गई है। भारत व EU में निरंतर सहयोग के बाद भी भारत में मानवाधिकार हनन से जुड़े घटनाक्रम, विभिन्न उत्पादों का पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल न होना तथा अतीत में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण संबंधों में विवाद भी प्रस्तुत करते हैं। G77 यह संगठन विकासशील देशों के आपसी सहयोग अर्थात दक्षिण दक्षिण संवाद को बढ़ावा देने के लिए है। दक्षिण की संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विकासशील देशों के समूह के लिए किया जाता है। यूएनए के मंच से 1960 के दशक में विकास दशक का प्रारंभ G77 की स्थापना के रूप में देखा गया है और यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन UNCTAD के साथ अस्तित्व में आया है। यूएनए के मंच पर नाम के माध्यम से विकासशील देशों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण G77 की सदस्य संख्या 77 से बढ़कर 134 हो गई। G77 के माध्यम से विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं के निराकरण, WTO के मंच पर व्यापारिक नीतियों के भेदभाव, कृषि सब्सिडी से जुड़े विषय तथा पर्यावरणीय नीतियों पर विचार किया जाता है। यह संगठन न्याय संगत समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण के लक्ष्य से प्रेरित है। BIMSTEC यह एक क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए समन्वय बिंदु का कार्य करता है। 1970 में से इसे स्थापित किया गया और 2004 में इसे बे ऑफ बंगाल फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमी कॉरपोरेशन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके उद्देश्यों में इस क्षेत्र का तीव्र आर्थिक विकास, पारस्परिक सहयोग और समानता का विकास, पारस्परिक सहायता में वृद्धि, विज्ञान और तकनीकों का विकास शामिल रहे। बिमटेक भारत को पड़ोस प्रथम नीति व एक्ट ईस्ट नीति दोनों के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराता है। साथ ही इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने में और सार्क में आपसी विवादों के कारण सार्क की निष्क्रियता के समय एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में इसका महत्व है। 2021 में इसकी मंत्री स्तरीय बैठक में भारत के द्वारा बिमटेक में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने, संगठित अपराध व आतंकवाद की रोकथाम करने तथा पर्यटन और संचार को महत्व देने पर बल दिया है। बिमटेक अधिक प्रभावी संगठन नहीं बन पाया क्योंकि दक्षिण एशिया में सार्क और दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान अधिक प्रभावी रहे हैं। इस संगठन में सहयोग के बहुत अधिक क्षेत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे यह तकनीकी कुशलता के अभाव का सामना करता है तथा इसकी नियमित बैठकों का न होना भी एक समस्या है। SCO संघाई सहयोग संगठन। यह संगठन मूल रूप से संघाई 5 के रूप में 1996 में अस्तित्व में आया था, जिसे चीन द्वारा पूर्व सोवियत गणराज्यों से अपनी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए निर्मित किया गया। 2001 में इसे संघाई सहयोग संगठन कहा गया और इसमें चीन, रूस तथा मध्य एशिया का प्रतिनिधित्व दिया। 2017 में भारत और पाकिस्तान तथा वर्तमान में ईरान इसके सदस्य हैं। इसे यूरेशियाई आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक क्षेत्रीय संगठन के रूप में पहचान मिली है और इसे नाटो के प्रत्युत्तर के रूप में भी देखा जाता है। 2021 में इसके सम्मेलन में अफगानिस्तान की वर्तमान परिस्थितियों पर विचार किया गया। साथ ही भारत द्वारा इस क्षेत्र में आतंकवाद की रोकथाम के लिए एक बाध्यकारी संहिता निर्धारित करने का पक्ष रखा गया। साथ ही मध्य एशिया में कट्टरपंथ की रोकथाम और उदार मूल्यों के प्रसार पर भी भारत ने बल दिया।
यह संगठन भारत के लिए मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में अपनी भूसामरिक उपस्थिति को प्रभावी करने और इस क्षेत्र से भारत के ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य, तेल व प्राकृतिक गैस के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही इस क्षेत्र में प्रवासी भारतीयों को ध्यान में रखते हुए भारत की SCO में सदस्यता भूसांस्कृतिक कूटनीति का महत्वपूर्ण भाग है। इस संगठन में रूस की उपस्थिति और ईरान की नवीनतम सदस्यता भारत, रूस व ईरान द्वारा उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा तथा इस क्षेत्र में महाशक्तियों के प्रभाव को संतुलित रखने के संदर्भ में यह संगठन भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पर्यावरण। पर्यावरणीय विषय की प्रकृति। पर्यावरण का विषय विकास के मुद्दों से संबंधित है। दूसरे महायुद्ध के बाद राष्ट्रों के विकास को जिन संसाधनों पर आधारित किया गया, उसने दो प्रकार की समस्याएं प्रस्तुत की। नंबर 1, विकसित और विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों के मध्य अंतर। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण संकट की उपस्थिति। इन समस्याओं के समाधान के लिए UNO द्वारा विकास दशकों की शुरुआत की गई, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण संवाद और उत्तर दक्षिण संवाद को महत्व मिला। उत्तर दक्षिण संवाद के महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में पर्यावरणीय सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। साथ ही तीसरी दुनिया के देशों को नव उपनिवेशवादी शोषण से बचाने के लिए नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभ हुआ, जिसमें विकासशील देशों के संसाधनों के संतुलित उपयोग, संसाधनों पर विकासशील देशों का स्वामित्व और विकासशील देशों के पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल आर्थिक नीतियों पर विचार प्रारंभ हुआ। पर्यावरण का यह विषय तेल और प्राकृतिक गैस तथा सामुद्रिक संसाधनों पर नियंत्रण की प्रवृत्ति के कारण एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और भू सामरिक विषय भी बना है, जिसे ध्यान रखते हुए सतत विकास और समावेशी विकास पर विचार किया गया है और इसके लिए 1972 से 2021 तक विभिन्न वैश्विक प्रयास संपन्न हुए हैं। नंबर 1, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, जो पर्यावरण संरक्षण पर पहली वैश्विक सम्मेलन के रूप में, जिसके माध्यम से UNEO संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रारंभ। नंबर 2, 1974 में हेलसिंकी फिनलैंड सम्मेलन, जिसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण की रक्षा। नंबर 3, 1985 में ओजोन परत के संरक्षण पर वियना सम्मेलन और 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपभोग पर नियंत्रण का विचार। नंबर 4, 1992 में रियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा गया और इसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण तकनीकों का हस्तांतरण, सतत विकास और जैव विविधता के संरक्षण एवं उत्तर दक्षिण संवाद के माध्यम से विकास की आवश्यकता और पर्यावरण संरक्षण के उत्तरदायित्व में संतुलन की अपेक्षा की गई। इसी सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण पर एजेंडा 21 और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज तथा जैव विविधता के संरक्षण और मरुस्थलीकरण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए आयोग गठित किए गए। एजेंडा 21 पर्यावरण और विकास के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसके अंतर्गत पर्यावरण और आर्थिक विकास के संतुलन पर विकासशील देशों की आवश्यकताओं, निर्धनता की स्थिति और तकनीक के हस्तांतरण पर विचार किया गया। नंबर 5, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल संपन्न हुआ, जिसमें वैश्विक ताप वृद्धि के कारणों पर विचार करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए मापदंड और समय अवधि निश्चित की गई। 1999 में सिएटल सम्मेलन से वैश्विक पर्यावरण और वैश्विक व्यापार को एक दूसरे से संबंधित किया गया। 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन, जिसे रियो प्लस 10 कहा गया, जिसका मुख्य विषय सतत विकास और वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए विश्व एकजुटता कोष की स्थापना करना था। 2009 में कोपेनहेगन सम्मेलन, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने पर विचार हुआ। इस विषय को 2010 में कानकून मैक्सिको सम्मेलन में महत्व दिया गया और विकसित राष्ट्रों द्वारा 2020 तक हरित जलवायु कोष GCF की उपलब्धता और इसका प्रयोग ऊर्जा तकनीकों को विकासशील राष्ट्रों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। 2012 में दोहा जलवायु सम्मेलन, जिसमें जलवायु परिवर्तन की संधि को दोहा क्लाइमेट गेटवे का नाम दिया और इसमें 2012 में समाप्त रहे क्योटो प्रोटोकॉल को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। पेरिस समझौता 2015 में संयुक्त राष्ट्र
के तत्वाधान में कोप 21 के रूप में यह सम्मेलन आयोजित हुआ। जलवायु परिवर्तन में यह क्योटो प्रोटोकॉल के बाद एक सफल समझौता माना गया, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करते हुए वैश्विक ताप वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए 21वीं सदी के मध्य तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य रखा गया। इस सम्मेलन में देशों के साथ नागरिक समाज की भूमिका को भी महत्व दिया गया। साथ ही 2020 तक राष्ट्रों के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए जो योजनाएं पेश की गईं, उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC कहा जाता है। इसके अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रों को रणनीति साझा करने का संदर्भ प्रस्तुत किया गया, जिसे LEDS लॉन्ग ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दीर्घकालीन रणनीतिक उपाय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी हेतु कहा गया है। COP 26 2021 में वैश्विक जलवायु सम्मेलन ग्लासगो में इसके अंतर्गत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर विचार किया गया, जिसे ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। इसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के साथ विश्व में आधारभूत ढांचों और बाजार संरचनाओं पर आवश्यक सुधार, वैश्विक सौर ग्रिड योजना के अंतर्गत सतत विकास और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के विकास पर बल, जलवायु परिवर्तन के संबंध में विकासशील देशों की चुनौतियों को पहचानना और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा व्यापार युद्धों के स्थान पर भूपक्षीय सहयोग की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत इसमें अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के सामूहिक प्रयास पर विचार किया गया। इसी सम्मेलन में EU और अमेरिका ने ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करने पर समझौता किया, जिसे मीथेन प्लेज कहा गया। मीथेन प्लेज के तहत 2030 तक मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को 2020 के स्तर से 30% तक कम करने का संकल्प है। यद्यपि भारत के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया। इस सम्मेलन में भारत का तर्क विकासशील देशों के लिए जलवायु परिवर्तन की नीतियों में एडप्टेशन अर्थात अनुकूलन पर बल दिया गया। इसके अंतर्गत विकासशील देशों के परंपरागत समुदाय के परंपरागत मूल्यों और अनुभवों पर महत्व देने पर विचार किया गया। भारत का तर्क है कि वैश्विक जलवायु वार्ता में अनुकूलन को उतना महत्व नहीं दिया गया है जितना समझौते और लक्ष्यों के न्यूनीकरण को मिला है। भारत द्वारा इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के लक्ष्यों पर रखे गए 5 विचारों को पंचामृत नाम दिया गया। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, 2030 तक ऊर्जा जरूरतों को 50% अक्षय ऊर्जा से प्राप्त करना, 2030 तक के अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 50% तक कम करेगा, 2070 तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त करेगा। दी एंड। डॉक्टर योगेश सर।